हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल वाटर पॉल्यूशन। सेकेंड यूनिट में हम कवर कर चुके हैं कि क्या क्या कारण होते हैं वाटर पॉल्यूशन के और वाटर पॉल्यूशन की बेसिक डेफिनेशंस, जो कि हमने हिंदी में डिस्कस कर लिया था। अब मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा लैंग्वेज का आपको बैरियर आ रहा होगा। तो मेन टर्म्स आपको इंग्लिश में मिल गए थे और उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में हो गया था। आगे बढ़ते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। बेसिक वाटर पॉल्यूशन क्या है ये हम क्लियर कर चुके थे। कहाँ कहाँ से वाटर पॉल्यूट हो सकता है, यानी कि वाटर पॉल्यूशन की सोर्सेस, ये सब भी हम क्लियर कर चुके थे। और जितने भी पॉइंट्स हैं उनको डिटेल में हम स्टडी कर चुके थे। साथ में यूट्रोफिकेशन और जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स थे वो हम क्लियर कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी कि जो हमने ये वाटर पॉल्यूशन पढ़ा है, इस वाटर पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट क्या क्या है, क्या प्रभाव है वाटर पॉल्यूशन का। द इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर वेरीड एंड डिपेंड ऑन व्हाट केमिकल्स आर डम्प्ड एंड इन विच लोकेशंस। अब जो वाटर पॉल्यूशन का प्रभाव है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कौन से केमिकल्स किस एरिया में डंप किए गए हैं और किस जगह पर किस तरीके का पॉल्यूशन है। और जितना सीवियर होगा, यानी कि जितना इंटेंसिटी का पॉल्यूशन होगा, उतना ही फ़र्क आसपास के एनवायरनमेंट पर पड़ेगा। तो यही सब हम स्टडी करेंगे कि कितना प्रभाव वाटर पॉल्यूशन का पड़ता है। मैनी वाटर बॉडीज़ नियर अर्बन एरियाज, सिटीज़ एंड टाउन्स। जितना भी वाटर बॉडीज़ हैं शहर में या फिर टाउन्स के आसपास, वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड होती है। आप देखना, जो भी शहर के आसपास होती हैं वाटर बॉडी, चाहे वो लेक हो चाहे वो रिवर हो, वो ज़्यादा पॉल्यूटेड होगी। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ बोथ गार्बेज डम्प्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड डेंजरस केमिकल्स लीगली और इलीगली डम्प्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। अब ऐसा क्यों होता है कि शहर वाले ही जो वाटर बॉडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होते हैं, दूषित होते हैं। अब इसका रीज़न ये है कि जितना भी गार्बेज प्रोड्यूस होता है, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन का हो, चाहे वो किसी शॉप का हो, चाहे वो किसी घर से आ रहा हो, तो जितने भी टाइप का ये गार्बेज प्रोड्यूस हो रहा है, ये सीधा हम वाटर बॉडी के अंदर इसको डंप कर देते हैं। और साथ में जो डेंजरस केमिकल्स निकलते हैं, चाहे वो लीगली या फिर इलीगली। लीगली मीन्स कुछ जगह पर अलाउड होता है जहाँ पर सीवेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होता कि वहाँ हम वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन जो केमिकल्स हमारे लिए ख़तरनाक हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ वो भी सीधा बिना परमिशन के इलीगली वाटर बॉडी में डंप कर देते हैं। और ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के काम है, हेल्थ सेंटर्स, स्कूल्स एंड मार्केट प्लेसेस। अब हम घर में तो ऐसे इलीगल केमिकल्स नहीं रखते हैं, क्योंकि वो हेल्थ के लिए हमारे हानिकारक हो सकते हैं। तो हम सिंपल गार्बेज डंप करते हैं। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कुछ भी बनाने वाली इंडस्ट्रीज़, साथ में जो हेल्थ सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हो गया, डिस्पेंसरीज, स्कूल्स हो गए या मार्केट प्लेसेस, इन सब से जितना केमिकल वेस्ट होता है, अगर ये सीधा वाटर बॉडी के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जाता है। ये पेज क्लियर। नेक्स्ट, अब इसके इम्पैक्ट क्या हैं। देखो, सबसे पहला इम्पैक्ट है डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। अब जिन लोग का घर है वहाँ, अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो सबसे पहले कौन इफ़ेक्ट होगा? सबसे पहले वो लोग प्रभावित होंगे जिन लोग का वहाँ पर घर है। तो सेम चीज़, अब हम वाटर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका घर पानी है, वाटर बॉडी है, तो उन सब की लाइफ पर इस पॉल्यूशन से काफ़ी असर पड़ेगा। अब एक्वेटिक एनिमल्स में जितने भी फिशेस हैं, ऑक्टोपस है, स्टारफिश है, सब कुछ, सबकी लाइफ वाटर पॉल्यूशन से इफ़ेक्ट होती है। द मेन प्रॉब्लम caused by water pollution is that it kills life that depends on these water bodies.
सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाटर पॉल्यूशन के साथ ये है कि इस वाटर पॉल्यूशन से इन लोग की जान खतरे में आ जाती है और जान चली भी जाती है जो भी वाटर बॉडीज़ में रहते हैं, जैसे डेड फिश, क्रैब्स, बर्ड्स, सीगल्स, डॉल्फिन्स and many other animals often wind up on beaches killed by pollutants in their habitat। अब देखो, जितने भी फिश हैं, क्रैब, केकड़े, बर्ड्स, सीगल्स, डॉल्फिन्स और इनकी तरह बहुत सारे एनिमल्स जो वहाँ रहते हैं, वैरायटी जो भी थी इन सब की, वो सब बीच पर आकर मर जाते हैं। पूरा बीच उनसे कवर्ड दिखता है और इनका कारण क्या है जान जाने का? वाटर पॉल्यूशन। क्योंकि जिस टाइप से इनको ऑक्सीजन लेनी होती होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है, ऑक्सीजन इन लोग को मिल नहीं पाती तो इन लोग की डेथ हो जाती है। तो वाटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा खतरा है एक्वेटिक लाइफ के लिए। देखो, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, आपको हंड्रेड्स ऑफ फिशेस यहाँ पर डेड नज़र आ रही हैं। तो ये सब वाटर पॉल्यूशन के कारण है। अब इस चीज़ से हमारी इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है, हेल्थ पर भी असर पड़ता है, क्योंकि जब इन फिश की डेथ हो गई तो हमारी एक तो एक्वेटिक लाइफ कम हो गई। दूसरी बात, जो लोग फिशेस को खाते हैं, फिशेस के रेट इंक्रीज हो जाएंगे। तीसरी चीज़, आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो वहाँ से पॉल्यूट हो जाएगा। तो बहुत सारे इम्पेक्ट एक्वेटिक लाइफ के ख़त्म होने पर भी पड़ते हैं। सबसे बड़ा खतरा वाटर पॉल्यूशन का है एक्वेटिक लाइफ को। उनके डायरेक्टली लाइफ डिपेंड है वाटर पॉल्यूशन पर। क्लियर? नेक्स्ट। अब देखो, सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हो कितना ज़्यादा इनकी डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, सारी एक्वेटिक लाइफ। अब सब वाटर पॉल्यूशन की देन है। डॉल्फिन्स, क्रैब्स, इन सब का पॉल्यूशन से डेथ हो जाती है। देखो, सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया कि प्रभाव में एक्वेटिक एनिमल्स सरवाइव नहीं कर पाते, उनकी डेथ हो जाती है। हिंदी में पूरा एक्सप्लेन हो गया, आप इंग्लिश में लिखना हेडिंग और एक्सप्लेन आप इजीली कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, डिसरप्शन ऑफ फूड चेन्स। अब जो हमने सबसे पहले लेक्चर देखा था एनवायरमेंटल स्टडीज़ में, उसमें हमने पढ़ा था इकोलॉजी। इकोलॉजी में हमने देखा था कि हर एक चीज़ एक दूसरे पर डिपेंड है। कोई भी अर्थ पर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, हमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना होता है हर चीज़ के लिए, क्योंकि ना हम अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, ना हम अपने लिए क्लोथ्स प्रिपेयर कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए हम एक दूसरे पर डिपेंड है। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं इकोलॉजी। और फूड चेन भी इसका एक पार्ट है इकोलॉजी का। फूड चेन होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है। तो जब पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन से बीच के जो मेंबर्स हैं फूड चेन के, वो गायब हो जाते हैं, तो फूड चेन इससे डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे एक चेन में एक लिंक से दूसरा लिंक अटैच होता है, सब लिंक्स एक दूसरे से अटैच होते हैं। अगर हम बीच का एक भी लिंक निकाल दें तो चेन वो टूट जाएगी जब तक बाकी को ज्वाइन ना करें। तो इसलिए वाटर पॉल्यूशन से फूड चेन को भी खतरा है, फूड चेन भी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है वाटर पॉल्यूशन से। पॉल्यूशन डिसरप्ट्स द नेचुरल फूड चेन। पॉल्यूशन असर डालता है फूड चेन पर एज वेल। Pollutants such as lead and cadmium are eaten by tiny animals। अब जो हमने pollutants लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे, कैडमियम, ये सब, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी रह गए थे स्टडी कर लेंगे।
लेकिन हम ये इतना देख चुके थे, लेड, टिन, कैडमियम, मरकरी, ये सब जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए हानिकारक थे, इंजूरियस थे हेल्थ के लिए। तो इसलिए जब ये केमिकल्स को हम डिस्चार्ज कर देते हैं किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, तो जो टाइनी एनिमल्स हैं वो इसको कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं। लेटर दीज एनिमल्स आर कंज्यूम्ड बाय फिश एंड शेल फिश। अब जो ये टाइनी एनिमल्स हैं, इन टाइनी एनिमल्स को फिशेस खा लेती हैं एंड फूड चेन कॉन्टिन्यूज टू बी डिसरप्टेड। अब ये जो फूड चेन है, अब फिश खाएगी तो फिश की उससे हेल्थ ख़राब होगी, तो इससे फूड चेन हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। अब जिसको फिश को खाना है, अगर फिश मर गई तो यानी कि फूड चेन का एक लिंक वहाँ से गायब हो गया। अब फूड चेन का लिंक हट गया तो हमारी फूड चेन पूरी डिस्टर्ब हो गई है। तो इस टाइप से भी वाटर पॉल्यूशन जब होता है तो फूड चेन को भी ये इम्पैक्ट करता है, असर डालता है फूड चेन पर। असर क्यों डाला? क्योंकि बीच का एक भी लिंक गायब हुआ फूड चेन से, तो फूड चेन पूरी डिस्टर्ब हो गई है। अब देखो यहाँ पर डायग्राम जो है नीचे येलो वाला, इसमें आपको दिख रहा होगा सबसे पहले एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन। लिटिल फिशेस ईट टाइनी ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। अब जितने भी ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं तो छोटे फिशेस उन ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम कर लेती हैं, खा लेती हैं। फिर उसके बाद बिग फिशेस ईट टाइनी फिशेस। अब ये जो टाइनी फिशेस हैं इनको बड़ी फिशेस खा लेती हैं, और जो ह्यूमंस हैं वो बड़ी फिशेस को खा लेते हैं। तो अब देखो ये पॉल्यूशन किस लेवल से कहाँ तक पहुँच गया। अब फूड चेन इससे कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, अब इससे ह्यूमंस तक की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए फूड चेन के लिए ये डिसरप्शन है वाटर पॉल्यूशन। ये पॉइंट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। डिसीजेस आ गया उस चीज़ का लिंक। अभी हमने देखा कि फिशेस को जब ह्यूमंस खाते हैं तो अब ये डिसीजेस भी एक टाइप से, इससे भी डिसीज हो सकती हैं, और पॉल्यूटेड वाटर को कंज्यूम करने से तो डिसीजेस होनी ही होनी है। तो अब स्टडी करते हैं डिसीजेस के बारे में। इवेंचुअली ह्यूमंस आर अफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस एज वेल। अब जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस की बॉडी पर भी असर डालती हैं वाटर पॉल्यूशन। पीपल कैन गेट डिसीजेस सच एज हेपेटाइटिस बाय ईटिंग सी फूड दैट हैज़ बिन पॉइजनड। यानी कि लोगों के अंदर बीमारी हो सकती है, उन्हें डिसीज़ हो सकती है हेपेटाइटिस जैसी। हेपेटाइटिस का अभी तक इलाज नहीं है, कोरोना की तो वैक्सीन है ही नहीं, साथ में हेपेटाइटिस बी की भी अभी वैक्सीन नहीं है, उसको अर्ली स्टेज में ही हम कवर कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस जैसी सीरियस डिसीजेस हो सकती हैं अगर हम सी फूड को कंज्यूम कर लें दैट हैज़ बिन पॉइजनड। यानी कि कोई भी अगर हम पॉइजन चीज़, सपोज कोई क्रैब खाता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें खाते हैं समुद्र वाली, जैसे साउथ में खाते हैं, तो नॉनवेज जब कंज्यूम करेंगे तो उनके अंदर जितना पॉइजन है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंच गया, और ह्यूमन बॉडी के अंदर जब पहुंच जाएगा तो हेपेटाइटिस जैसी खतरनाक डिसीजेस भी हो सकती हैं। इन मैनी पुअर नेशंस देयर इज़ ऑलवेज आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा एंड डिसीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ पुअर ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट फ्रॉम कंटामिनेटेड वाटर्स। अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो वहाँ जैसे पेंडेमिक है, अभी कोरोना का पेंडेमिक है, ये तो ग्लोबल पेंडेमिक हो गया। कुछ ऐसे पेंडेमिक भी आए हैं जो कि पूरी पूरी कंट्री में आए हैं। अब वहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि उन्होंने कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम कर लिया था। यानी कि अब वाटर सेम है, आप कितना दूर जा सकते हो पानी के लिए, जहाँ आपकी फैमिली है, आपकी लिविंग है, आप उससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, आपको मजबूरी में वही पानी पीना पड़ेगा जब तक आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ जहाँ कुछ और ऑप्शन नहीं था, सिर्फ कंटामिनेटेड वाटर ही अवेलेबल था, तो वहाँ लोगों ने वो कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम किया। उससे इतनी ज़्यादा बीमारियाँ फैल गई कि पूरा का पूरा एरिया, पूरा कंट्री ही कॉलेरा की चपेट में आ गया। और कॉलेरा भी एक बहुत सीरियस डिजीज़ है जिससे
इवन डेथ तक हो सकती है। तो बहुत सारे पुअर कंट्रीज़ में कॉलेरा तक फैल गया क्योंकि उन लोगों ने कंटामिनेटेड मीन्स पॉल्यूटेड वाटर को कंज्यूम कर लिया था। तो डिसीज़ेज़ भी काफ़ी ज़्यादा इससे हो सकती हैं। डायरेक्टली अगर हम कंज्यूम करते हैं वाटर को, पॉल्यूटेड वाटर को, तो भी हम डिसीज़ अपने अंदर ला सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर हम ऐसा सी फूड खा रहे हैं जो पॉल्यूटेड वाटर के अंदर था, जिसकी लाइफ पॉल्यूटेड वाटर में थी, अगर हम वो फूड कंज्यूम कर लेते हैं, कोई भी फिश या कोई भी क्रैब, तो हम भी डिसीज़ अपने अंदर ले आएंगे। तो डिसीज़ेज़ भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है वाटर पॉल्यूशन का। देखो, जब कॉलेरा हुआ था इस टाइप से पेशेंट्स हर तरफ। क्योंकि जब पैंडेमिक होता है तो हर तरफ बीमार ही बीमार। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि अगर हम डायरेक्ट वाटर कंज्यूम करते हैं या फिर सी फूड खाते हैं, फूड चेन भी डिस्ट्रक्ट हो जाती है हमारी। तो ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि कैसे वाटर पॉल्यूशन से इकोसिस्टम भी प्रभावित होता है। इकोसिस्टम, द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स इन अ प्लेस डिपेंडिंग ऑन ईच अदर फॉर अ लाइफ। इकोसिस्टम हमने बहुत ही वाइड डिटेल में डिस्कस कर लिया था एनवायरमेंटल स्टडीज़ के फर्स्ट लेक्चर में, जहाँ यूनिटी इकोलॉजी थी। तो इकोसिस्टम, बस इधर डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जो इंटरेक्शन होता है, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेंसी या फिर कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से हम, जो भी चीज़ें एक प्लेस पर रहती हैं किसी ना किसी चीज़ के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होती है, एक दूसरे से इंटरेक्ट हमें करना ही पड़ता है, तो उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो ये इकोसिस्टम कैन बी सीवियरली चेंज्ड और डिस्ट्रॉयड बाय वाटर पॉल्यूशन। अब इस इकोसिस्टम पर काफ़ी असर पड़ा था, इकोसिस्टम चेंज हो गया था बुरी तरह से और डिस्ट्रॉय भी हो गया था वाटर पॉल्यूशन से। Many areas are now being affected by careless human pollution, and this pollution is coming back to hurt human in many ways. अब कुछ एरियाज पॉल्यूट हुए ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हम यही पॉइंट्स देख सकते हैं कि इंडिविजुअल का जो गार्बेज है, या फिर होम से जो गार्बेज निकलता है, या फिर कोई भी ऐसी केमिकल्स, इंडस्ट्री का वेस्ट, ऑयल, ये सब चीज़ें जब वाटर के अंदर मिक्स हो जाती हैं तो इससे पॉल्यूशन हुआ, और इस पॉल्यूशन से ह्यूमंस की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा है। अब जब ये इम्पेक्ट पड़ा है तो इकोसिस्टम यहाँ से डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर सब एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, सब चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर बीच से एक भी, जैसे फूड चेन में हमने देखा था कि एक भी अगर लिंक हटता है तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। तो सेम चीज़ इकोसिस्टम में भी है। अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आता है, एक ऑर्गेनिज्म को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो पूरे के पूरे सिस्टम में चेंज आ जाएगा, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये है डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। देखो, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। अब डिस्ट्रक्शन कैसे, इसमें देखो प्लांट्स जो हैं, एक भी लीव नहीं है उस पर, सब प्लांट्स सूख गए हैं, ग्रास नहीं है, एनिमल्स नहीं है यहाँ पर। तो जितना भी यहाँ पर एक सस्टेनेबल लाइफ हुआ करती थी, प्लांट्स, एनिमल्स, छोटे एनिमल्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, हर टाइप के एनिमल्स जो यहाँ रहते थे, वो सब यहाँ से चले गए। तो यहाँ का इकोसिस्टम पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि प्लांट्स नहीं है,
अब प्लांट्स नहीं है तो जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते होंगे वो यहाँ से चले गए। अब वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स को खाते थे, उनको वो एनिमल्स नहीं मिले, तो वो एनिमल्स भी यहाँ से चले गए। तो इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन या चेंज हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखो सेकंड पिक्चर, यहाँ भी कोई प्लांट नहीं है, कोई एनिमल्स नहीं है, तो इकोसिस्टम पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कि हम वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। डीलिंग विद वाटर पॉल्यूशन इज समथिंग दैट एवरीवन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स एंड लोकल काउंसिल्स नीड्स टू गेट इन्वॉल्व्ड विद। अब वाटर पॉल्यूशन एक बहुत ही बड़ा इशू है। सिर्फ एक बंदा या दो बंदे मिलके इस बड़े से इशू को सॉल्व नहीं कर सकते। ये इशू तब सॉल्व होगा जब हर एक बंदा गवर्नमेंट के आदेशों को फॉलो करे, अपने लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर हम वाटर को पॉल्यूट होने से बचाएं। तब जाकर हम वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट और लोकल काउंसिल्स को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्लोबल इशू है, सिर्फ एक जगह का, एक या दो लोगों का इशू नहीं है। Here are few things you can do to help. आप कुछ काम कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। पहला, नेवर थ्रो रबिश अवे एनी हाउ। कभी भी रबिश को कहीं भी मत फेंको, कहीं भी दूर मत फेंको। ऑलवेज लुक फॉर द करेक्ट वेस्ट बिन। हमेशा डस्टबिन देखो कि कहाँ पर डस्टबिन है, तब डस्टबिन के अंदर वो कूड़ा डालो। इफ़ देयर इज़ नन अराउंड प्लीज़ टेक इट होम। अगर डस्टबिन आपके पास नहीं है, उसे घर पर ले जाओ, अपने बैग में रख लो, अपनी पॉकेट में रख लो। एंड पुट इट इन योर ट्रैश कैन, और उसे ट्रैश कैन में रखो। दिस इंक्लूड्स प्लेसेस लाइक द बीच, रिवर, क्लीन। अब इससे क्या होगा, जितना भी हमारे आसपास की जगह है वो क्लीन रहेंगी, साफ रहेंगी। यूज़ वाटर वाइजली। हम वाटर को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जितना ज़रूरी है उतना यूज़ कर सकते हैं। डू नॉट कीप द टैप रनिंग व्हेन नॉट इन यूज़। हमेशा टैप को ऑन मत रखो जब यूज़ नहीं है। ऑल्सो यू कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर यू यूज़ इन वॉशिंग एंड बाथिंग। हम नहाने या फिर धोने में, बर्तन धोना, कपड़े धोना, इन सब चीज़ों में भी वाटर का यूज़ मिनिमाइज़ कर सकते हैं। If we all do this, we can significantly prevent water shortages and reduce the amount of dirty water that needs treatment. अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत ज़्यादा वाटर का शॉर्टेज नहीं होगा, और साथ में जो वाटर हम पॉल्यूट कर देते हैं, जो कि हम ट्रीटमेंट प्लांट में भेजना पड़ता है हमें वाटर को, तो वो भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। डू नॉट थ्रो केमिकल्स, ऑयल, पेंट्स एंड मेडिसिन्स डाउन द सिंक ड्रेन। जो आपके घर में सिंक है, कोई भी केमिकल्स, ऑयल्स, पेंट्स या फिर मेडिसिन्स ऐसे में नहीं डालनी चाहिए। और द टॉयलेट, क्योंकि वो सब पानी डिस्चार्ज होकर सीवेज से वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है। इन मैनी सिटीज़ योर लोकल एनवायरनमेंट ऑफिस कैन हेल्प विद द डिस्पोजल ऑफ मेडिसिन्स एंड केमिकल्स। चेक विद योर लोकल अथॉरिटीज़ इफ देयर इज़ अ केमिकल, मतलब केमिकल के लिए कोई प्रॉपर जगह है कि नहीं। बाय मोर एनवायरमेंटल सेफ क्लीनिंग लिक्विड्स फॉर यूज़ एट होम। यानी कि जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करना स्टार्ट करो। जैसे कि प्लास्टिक इको फ्रेंडली नहीं है तो प्लास्टिक का यूज़ मिनिमाइज़ करो, और जहाँ तक हो सके प्लास्टिक यूज़ करना बंद कर दो, क्योंकि प्लास्टिक हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। If you use chemicals and pesticides for your gardens and farms, be mindful not to overuse pesticides and fertilizers. अगर आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स, तो इनका भी यूज़ प्रॉपरली करना चाहिए। दिस विल रिड्यूस रन ऑफ्स
रन ऑफ द केमिकल इनटू नियर बाय वाटर सोर्सेज। अब इससे केमिकल फ्लो होकर सीधा वाटर बॉडीज़ में चला जाएगा। थोड़े से पॉइंट्स और रह गए हैं, क्या क्या हम पॉइंट्स फॉलो कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन को बचाने कंट्रोल करने के लिए, ये पॉइंट्स। और साथ में जो हमारे 3-4 मेटल्स रह गए थे जो कि वाटर के लिए पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव करते हैं और वाटर को पॉइजनस बनाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।